हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। तो आज हम जानने वाले हैं रिलायंस के एजीएम के बारे में और स्टॉक मार्केट में जो गिरावट हुई है उसके बारे में, आगे क्या रहेगा मार्केट का व्यू उसके बारे में, यानी सब कुछ जानने वाले हैं। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोगों चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन हिट करें, नोटिफिकेशन ऑन कर ले, जिससे जब भी मैं लाइव आता हूं या वीडियो अपलोड होती है आपको पता चलेगा और कमाने में हेल्प होगी। मेरी कोशिश रहेगी पूरे रिलायंस के ओवरव्यू को इस वीडियो में डिस्कस कर सकूं, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं रिलायंस एक ऐसा शेयर है जो 5,000 रुपए जाने की पूरी कैपेसिटी रखता है और आप देखना वो 5,000 जाएगा। उसके पीछे कंसर्न क्या है, सोच क्या है, ये समझना जरूरी होता है, क्योंकि अगर हम सोच नहीं समझते तो वहां पर जब एक एग्जांपल के लिए आज की डेट में रिलायंस 2597 के पास चल रहा है, लेकिन हो सकता है गिर के 2,000 भी आ सकता है, 1,800 भी आ सकता है, 1,700 भी आ सकता है। तो वहां पर अगर हमें सोच ना पता चले तो वहां पर जब 1,800 1,700 आएगा तो लोगों को लगेगा अरे बाबा हम तो फंस गए। वहां पर ये जो बात हो रही है ये एक लॉन्ग टर्म विजन की बात हो रही है, 5 साल की बात हो रही है। उस 5 साल में न जाने कितनी बार ऊपर और कितनी बार नीचे होगा। तो ये नीचे और ऊपर को हम कैसे हैंडल कर सकते हैं, तो वहां पर अच्छा बुरा सब जानेंगे तभी हैंडल कर सकते हैं। तो वहां पर एजीएम की जो सबसे सिंपल और खास बात रही, जो क्लियर कट कहा गया कि आकाश अंबानी जियो को संभालने वाले हैं, ईसा अंबानी रिटेल को और अनंत अंबानी न्यू एनर्जी सेगमेंट को। न्यू एनर्जी सेगमेंट में ये बहुत मोटा इन्वेस्ट करने वाले हैं। अब वन बाय वन हम जानते हैं कि किस तरीके से ये कहां पर क्या ला रहे हैं। जियो देश का नंबर 1 डिजिटल सर्विस प्रोवाइडर, 3 में से 2 घर में जियो हो गया। 2 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट होने वाला है 5G के लिए। 2022 दीपावली तक 5G आएगा। शुरुआत दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता से 2023 दिसंबर तक पूरे देश में मिलेगा। जियो एक्सपीरियंस सेंटर खोले जाएंगे। ये कोलैब कर रहे हैं किनके साथ? माइक्रोसॉफ्ट के साथ, मेटा के साथ, इंटेल के साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं, जो एक नेक्स्ट लेवल का होने वाला है। उसके बाद क्वालकॉम के साथ ये पार्टनरशिप कर रहे हैं, जो अगेन नेक्स्ट लेवल का होने वाला है। सस्ते 5G के लिए ऑलरेडी गूगल के साथ ये काम कर रहे हैं। वहां पर मीडिया बिजनेस में इनको लग रहा है कि इनकी ग्रोथ काफी बेहतर निकल के आई है। रिलायंस रिटेल का जो टर्नओवर है 2 लाख करोड़ रुपए क्रॉस कर गया है, जिसके कारण रिलायंस रिटेल एक वैल्यूएबल इनका सेगमेंट धीरे धीरे बनता जा रहा है। वहां पर डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिलायंस को रोजाना अगर देखा जाए तो 6 लाख ऑर्डर आ रहे हैं, यानी पब्लिक को बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है। जियो मार्ट 260 सिटीज में पहुंच चुका है। एशिया के टॉप 10 रिटेलर्स में से रिलायंस की काउंटिंग आज के डेट में हो रही है। व्हाट्सएप से ऑर्डर मिलने की सर्विस का डेमोस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड का बिजनेस लॉन्च होगा। ये है एक नया एडिशन, हम नया क्या ला रहे हैं, हम किस तरीके से करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट मास्टर स्ट्रोक है इनका O2C बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं अगले 5 साल में 75,000 करोड़। तो ऑयल टू केमिकल में जब ये आने वाला है तो वो सेगमेंट को भी एक अनदर लेवल पर लेकर जाने वाले हैं। ग्रीन एनर्जी पर फोकस बढ़ा रहे हैं। 2023 तक बैटरी पैक का प्रोडक्शन होने वाला है। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए गीगा फैक्ट्री जल्द आने वाली है। न्यू एनर्जी में भारत को ग्लोबल लीडर बनाने की कोशिश है। कार्बन फाइबर प्लांट बनाने वाले हैं, जो दुनिया के बड़े प्लांट में से एक होने वाला है। इस तरीके से ये चीजें निकल के आने वाली है। वहां पर देखा जाए तो 5G की सर्विस जो मैंने ऑलरेडी बताया 4 शहर से शुरू करके 2023 एंड तक पूरे इंडिया में छा जाएंगे, वहां पर ये लेकर आने वाले हैं। अब सवाल आता है कि कितना बड़ा है रिलायंस का साम्राज्य, किस तरीके से है। तो फॉर्च्यून 500 की कंपनी में से काम आता है। उसके बाद भारत में सबसे बड़ा प्राइवेट सेक्टर कॉरपोरेशन में है। टेक्सटाइल पॉलिस्टर से शुरू हुआ है कंपनी का सफ़र, वहाँ पे आज एनर्जी, मटेरियल, रिटेल, इंटरटेनमेंट, डिजिटल सर्विस तक में ये फैल चुके हैं। सिंगल लोकेशन पर दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी सिर्फ इनके पास है। अगर रिलायंस के साम्राज्य की बात करें तो आज के डेट में 16 लाख करोड़ रुपए का हो चुका है। ये न्यूजीलैंड, ईरान, पेरू, ग्रीस, कजाकिस्तान जैसे देशों की जीडीपी से भी ज़्यादा है। तो ये एक प्राउड मोमेंट इंडिया के लिए आता है, इसमें कहीं से कोई शक नहीं है। वहां पर रिलायंस प्राइवेट सेक्टर में कस्टम और एक्साइज ड्यूटी का सबसे बड़ा पेयर है। रिलायंस के कोई ना कोई प्रोडक्ट लगभग हर भारतीय यूज कर रहे हैं, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। वहां पर रिलायंस के बिजनेस से जुड़ी कुछ अनसुनी बात भी बताना चाहूंगा, जो शायद आपने ना सुना हो। रिलायंस के पास जामनगर में एशिया का सबसे बड़ा मैंगो प्लांटेशन है। यहाँ करीब 1 लाख पेड़ हैं। 100 से ज़्यादा वैरायटी के आम पैदा होते हैं और ये रिलायंस को भारत का आम का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर बनाता है।
अब हम अगर स्पोर्ट्स में आ जाएं तो स्पोर्ट्स में भी जुड़ी है। 2008 में इन्होंने आईपीएल में मुंबई इंडियन खरीदा था। रिलायंस ने फुटबॉल की इंडियन सुपर लीग खरीदी। टेनिस इवेंट भी रिलायंस ऑर्गेनाइज करता है। रिलायंस नेटवर्क 18 की मालिक है न्यूज़ चैनल, ठीक है। अब एक रिपोर्ट ये बताती कि हर 2 में से एक भारतीय रिलायंस का टीवी चैनल देखता है। मनी कंट्रोल, बुक माई शो, वूट जैसे प्लेटफॉर्म में रिलायंस की हिस्सेदारी है। क्रिप्टो के फ्यूचर को देखते हुए रिलायंस क्रिप्टो स्पेस में एंट्री लेने वाला है, बट अब किस तरीके से है वो देखा जाएगा। बट ये कहा जा रहा है कि भारत के सबसे बड़े ब्लॉकचेन नेटवर्क को बनाने की शुरुआत रिलायंस ने कर दी है। अब यहाँ पर गुजरात के जामनगर में रिलायंस के पास भारत की सबसे बड़ी रिफाइनरी, पेट्रोल रिफाइनरी है। उसके बाद अगर हम बात करें कि जब देश कोरोना के समय में ऑक्सीजन से जूझ रहा था, तब इन्होंने मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन बनाई थी और रिफाइनरी से 1000 मैट्रिक टन ऑक्सीजन हर दिन सप्लाई होती थी। वहाँ पर रिलायंस डिजिटल, रिलायंस फ्रेश, रिलायंस ज्वेल के अलावा टॉय स्टोर हेमलेज को इन्होंने ले लिया। टॉय स्टोर में ये बहुत अच्छे तरीके से आ रहे हैं। इंटरनेशनल ब्रांड में अरमानी, ह्यूगो बॉस, डिजिटल मार्क एंड स्पेंसर जैसे कई ब्रांड के साथ रिलायंस की एक्सक्लूसिव पार्टनरशिप है। अगर आप ऑनलाइन स्टोर में आ जाओगे तो आजियो, जीवा में, अगर फार्मेसी में आ जाओगे तो नेटमेड्स, फर्नीचर में आ जाओगे तो अर्बन लैडर जैसी पेरेंट कंपनी कौन? रिलायंस है। ये बताने का मकसद क्या है, आप सोच सको रिलायंस कितना बड़ा है, तभी तो इन्वेस्टमेंट गिरे में कर पाओगे। टेक्नोलॉजी स्पेस में बात कर दें तो लाइव टीवी से लेकर यूपीआई तक की लंबी लिस्ट है। भविष्य की टेक्नोलॉजी पर जैसा कि मैंने ऑलरेडी बताया, मेटा के साथ, क्वालकॉम के साथ, माइक्रोसॉफ्ट के साथ, सबके साथ ये आ रहे हैं, पार्टनरशिप कर रहे हैं। वहाँ पर अमेरिकी एक कंपनी है स्काई ट्रेन, उनके साथ सेल्फ ड्राइविंग इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, उनके साथ भी इनका कुछ बात चल रहा है। अब आप सोच लो उधर की भी है। बेंगलुरु की एक ड्रोन बनाने वाली कंपनी है, जो ड्रोन को फ्यूचर कहा जाता है, एरोस्पेस, उसमें रिलायंस ने 51% की हिस्सेदारी खरीदी है। ये ऐसे ड्रोन बनाते हैं जो ज़्यादा ऊंचाई तक उड़ान भर सकते हैं। अब यही कहानी नहीं ख़त्म होती है। ऑगमेंटेड रियलिटी कंपनी टेक्सरेक्ट में इनकी हिस्सेदारी है। ये इंटरटेनमेंट, टीचिंग, शिपिंग, गेमिंग में 3D एक्सपीरियंस बनाती है, जिसके कारण ये 3D ग्लास लॉन्च किए थे, अगर आपको याद हो तो। होटल इंडस्ट्री में ये आने वाले हैं। न्यूयॉर्क का प्रतिष्ठित होटल मैंड्रीन ओरिएंटल को इन्होंने ख़रीदा था न्यूयॉर्क में, बहुत महंगा। उसके बाद ब्रिटेन का मशहूर आइकॉनिक कंट्री क्लब स्टॉक पार्क्स को ये खरीद चुके हैं। वहाँ पर अगर आप रिलायंस के पॉपुलर ब्रांड की तरफ जाओगे तो ओनली विमल, नेटमेट्स, रिलायंस फ्रेश, रिलायंस डिजिटल, रिलायंस स्मार्ट आ चुका है, जो फ्यूचर ग्रुप वाला इन लोगों ने एक्वायर कर लिया था। जीवा में रिलायंस ज्वेल्स, ट्रेंड, अर्बन लैडर, आजियो, हैमली, प्रोटेक्टिव एव, डीजल, मार्क एंड स्पेंसर, बॉस, सावन, जियो प्लस, जियो मार्ट जैसा है। तो इस तरीके से ये यहाँ पर आगे बढ़ते आ रहे हैं और एक एक चीज़ को लेते जा रहे हैं। तो अब जिस तरीके से इनकी ग्रीन एनर्जी की प्लानिंग है, जिस तरीके से O2C में इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग है, अभी इसमें जो एक मिसिंग पार्ट मुझे पर्सनली लगता है कि जो इनको जियो की लिस्टिंग की कहानी है या रिलायंस रिटेल की लिस्टिंग की कहानी है, उसके रिगार्डिंग अभी कोई अपडेट है नहीं। तो ऑफ कोर्स वो इंटरनल वर्क जो इन्होंने कहा, आई होप कि उस पर वर्क करके उसकी वैल्यूएशन को और इंक्रीज़ करना चाहते हो। तो ये एक कंप्लीट रोड मैप की तरह है कि आखिर ये कंप्लीट रोड मैप किस तरीके से चल रहा है, कहाँ तक जा सकता है। तो वहाँ पे मुझे लगता है कि इन सब के मद्देनज़र जो मैंने इसके एक फ्यूचर रोड मैप को आपके साथ शेयर करने की कोशिश की, दिखाने की कोशिश की, कहाँ कहाँ किस तरीके से कर रहा है, चाहे रिटेल हो, चाहे जियो हो, चाहे O2C में हो, चाहे ग्रीन एनर्जी में ये जिस तरीके से आ रहे हैं, ये सारे एक नज़रिया है जो एक फ्यूचर का विज़न है। यहाँ पे ना शॉर्ट टर्म की बात हो रही है, ना आज की बात हो रही है, ना कल की बात हो रही है। तो इन सारे मद्देनज़र अगर आपको पसंद आता है तो मुझे लगता है कि ये एक नज़रिया है जो देखने की कोशिश की। स्टिल आपका क्या विज़न है रिलायंस के बारे में, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बट मेरा विज़न बहुत क्लियर है कि अगर आप 5 साल के बाद विज़न देखते हो तो रिलायंस 5000 बन सकता है। ये सारी जो वर्किंग हो रही है चारों तरफ की, उसके नजरिए के बिहाफ पे। अब हम बात करने वाले हैं निफ्टी के बारे में, लेकिन उससे पहले लोगों को बेसब्री से इंतजार था कि मेंबरशिप के पेड सेक्शन में स्विंग ट्रेडिंग की स्ट्रेटजी कब आने वाली है। तो दोस्तों वो लाइव हो चुकी है। अगर आपने मेंबरशिप ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन बटन पर जाकर 799 का प्लान लेकर आप वो ज्वाइन कर सकते हैं और उसका पूरा मजा ले सकते हैं। उसमें मैंने लाइव एग्जांपल दिखाया है किस तरीके से एक एक स्टॉक, यानी सिर्फ थ्योरी नहीं है, पूरा का पूरा लाइव प्रोसेस है, जिसको आपको देखकर बिग आई ओपनर मिलेगा कि
घर के बगल में चीज थी, आप उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे थे। इतनी प्यारी सी चीज। चलिए अब चलते हैं हम स्टॉक मार्केट पर। जैसा कि 2 दिन से हमने ऑलरेडी वीडियो बना के आपके टेंशन को रिलीज करने की कोशिश की थी कि देखिए भैया मार्केट तो गिरने वाला है ही, जैक्सन हॉल की मीटिंग है, उस मीटिंग का आउटपुट आ गया। आउटपुट मीटिंग यही आया कि भैया हम झुकेगा नहीं, हम रुकेंगे नहीं। लोगों को यह उम्मीद थी कि इतने इंटरेस्ट रेट बढ़ने के बाद कहीं ना कहीं अब इंटरेस्ट रेट उतनी तेजी से नहीं बढ़ेंगे, या धीमे धीमे बढ़ेंगे, या बिल्कुल नहीं बढ़ेंगे। बट हुआ इसका बिल्कुल उल्टा। क्लियर कट बोला गया इंटरेस्ट रेट तो भैया बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। इन महंगाई को रोकने के लिए जो करना होगा हम सब करेंगे, हम कहीं नहीं रुकने वाले। ये क्लियर कट था जिससे मार्केट पर इंपैक्ट दिखा। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा लगातार होता है तो इसका दूसरा साइड इफेक्ट होता है। जैसे दवा लेते हैं तो साइड इफेक्ट होता है, तो वो साइड इफेक्ट के तौर पे होता है रिसेशन। अब जरूरी नहीं कि रिसेशन आए, बट उसकी झलक भी अगर इंसान को दिखती है तो वो बहुत बीमारियां लेकर आता है। जी हाँ, वहां पर लोगों की जॉब जानी शुरू हो जाती है, इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो हो जाती है। तो इन सब के मद्देनजर एक डर का माहौल क्रिएट हो जाता है, जो आपने मार्केट के तौर पे देखा कि मार्केट किस तरीके से गिरा। तो जब अमेरिकी मार्केट गिरा, एसजीएक्स निफ्टी गिरा, तो फाइनली आज आपने उसका रूपांतरण निफ्टी और बैंक निफ्टी के रूप में देखा, गिरा। अब चीज तो आपने जान ली क्यों गिरा, और यही चीज आज सुबह में भी आप लोगों को पता है कि आप लोगों को टेंशन रहती है मार्केट खुलने से पहले, तो मैं टेलीग्राम में भी 60 सेकंड की एक वीडियो बनाकर ओवरऑल रात भर में क्या हुआ वो डाल देता हूं। तो अगर आप नहीं जुड़े हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम का जुड़ जाइएगा। सुबह सुबह टेंशन होकर ट्रेड करने में बड़ी हेल्प होगी। अब बात होती है सबसे इंपॉर्टेंट कि सर ठीक है, चलिए इवेंट हो गया, मार्केट गिर गया, नीचे से कहीं ना कहीं रिकवर भी किया है, क्योंकि अगर निफ्टी का लो देखें तो 166 का लो लगाकर 313 पे बंद हुआ है, 313 पे बंद हुआ है। अब क्या होगा? तो अगेन अभी क्या है, जीडीपी नंबर इंडिया के आने वाले हैं इस वीक में, जिस पर सबसे ज्यादा नजर रहने वाली है, क्योंकि अमेरिका की जीडीपी के अनुसार अमेरिका रिसेशन में एंट्री कर चुका है एज पर बुक टर्म। जो बुक में लिखी बातें होती है, जो किताबों में लिखी बातें होती है, उसके अनुसार 2 बार जीडीपी डाउन था, तो एज पर दैट वो वहां एंट्री कर चुका है। तो अभी इंडिया का क्या होने वाला है? और ऑलरेडी अगर आप गौर करो तो मार्केट ने जब टॉप लगाया था 17,968 के पास का, उसके बाद दूसरे दिन हाई लगाया 17,992 का, यानी 18,000 के पास का। उसके बाद जो उस दिन धमाका गिरावट हुई थी 17,710 तक आया। उसके नेक्स्ट डे वापस से गिरावट हुई और 17,467 तक आया, और उसके बाद 5 दिन तक मार्केट साइडवेज हो गया, वहीं पर ऊपर नीचे, और फाइनली आज गैप डाउन दिखा। तो अब मार्केट को इंतजार है कि इंडिया की जीडीपी किस तरीके से क्या आने वाली है। इस बड़े न्यूज के रिएक्शन के बाद अमेरिकी मार्केट किस तरीके से चलने वाले हैं, वो चीज इस वीक में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया के तौर पर निकल कर आएगी, जिस पर मुझे लगता है पर्सनली नजर रखने की जरूरत है। वहां पर मुझे ये नहीं लगता कि कहीं से हम बहुत ज्यादा जल्दबाजी कर दें, क्योंकि यहां पर मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, ये जो 17,150 के पास का निफ्टी का लेवल है, ये बहुत ही एक अच्छे सपोर्ट लेवल की तरह है। यानी अगर ये सपोर्ट लेवल होल्ड करता है तो यहां से थोड़ा जंप देखोगे, लेकिन जैसे कहते हैं ना स्टेप बाय स्टेप तोड़ना, तो ये लेवल अगर टूटा तो वापस से निफ्टी में और भी गिरावट आ सकती है। उसी तरीके से अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो 38,550 के पास का सपोर्ट लेवल था, तो वहीं पर 37,950 के पास का सपोर्ट लेवल था, और वहीं पर आज 37,943 का लो मारा। मैं हमेशा कहता हूं 5-10 रुपए की वैल्यू नहीं होती, बैंक निफ्टी में तो भैया 25-50 की वैल्यू नहीं होती। तो मोटा मोटा आप पकड़ के चलें तो 37,900 का एक सपोर्ट लेवल यहां पे होल्ड किया। तो निफ्टी में भी सेम लो सपोर्ट के पास होल्ड किया, वहां से जंप किया, बैंक निफ्टी में भी सपोर्ट लेवल होल्ड किया, वहां से जंप किया। तो यानी दोनों एक क्रूशियल नजरिए पर आकर बैठ गए। मार्केट को आगे न्यूज का इंतजार है, मार्केट की मूवमेंट का इंतजार है। तो मुझे पर्सनली लगता है कि कहीं से कोई जल्दबाजी करनी नहीं चाहिए। एकदम क्लियर कट ये बात रिपीट करना चाहूंगा, कहीं से कोई जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, मार्केट को एक सेटल होने देना चाहिए। दिस इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, हम ट्रेडर पे आ जाते हैं और इन्वेस्टर पे आ जाते हैं। ट्रेडर भाई बड़ी सिंपल सी बात है, अगर आपको
किसी चार्ट में बाइंग का मौका मिल रहा है तो आप बाइंग के बारे में सोचें, सेलिंग का मौका मिल रहा है तो सेलिंग के बारे में सोचें। अब आज बिग गैप डाउन हुआ तो कोई मीनिंग नहीं था, कोई जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं थी। अब मार्केट कल सेटल होता है, कहीं इंट्राडे में मौका मिलता है तो हम उस तरीके से ट्रेड कर पाएंगे। अगर हम इन्वेस्टर की बात करें तो इन्वेस्टर भाई हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि हम इन्वेस्टमेंट 5 to 10 ईयर्स के विजन पे किए हैं। वहां पर इंडिया एक बेस्ट कंट्री है जहां पर आंख बंद करके हर एक इंसान इन्वेस्ट करना चाहता है एज अ SIP मोड में, क्योंकि धीरे धीरे हम जितना लेते हैं तो स्मॉल इन्वेस्टर 1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख फंड वालों के लिए ज्यादा से ज्यादा माल एक्यूमुलेट हो पाता है धीरे धीरे। तो वो जो धीरे धीरे माल एक्यूमुलेट हो पाता है उनका एक अच्छा पोर्टफोलियो बिल्ड करता है। यानी एग्जांपल के लिए अगर मार्केट गिरता भी है तो आपके पास ज्यादा से ज्यादा माल आएंगे, और अगर बढ़ता भी है तो भी आपको टेंशन नहीं। यानी दोनों एंगल से इन्वेस्टर भाई के लिए भी कोई टेंशन वाली बात बिल्कुल नहीं है। और ओवरऑल अब आप सोच रहे होंगे कि मेगा ट्रेंड कहां से है, मेगा लेवल कहां से है, तो अगेन निफ्टी में 18,100 का मेजर रेसिस्टेंस के तौर पे है, वो बिल्कुल मत भूलिएगा, वो दिमाग में रखने वाली बात है। वहीं पर जिस तरीके से 40,000 के पास में बैंक निफ्टी का रेसिस्टेंस बना है वो भी दिमाग में रखने वाली बात है। तो सपोर्ट भी आपके पास है, रेसिस्टेंस भी आपके पास है। अब उसके बीच में कैसे क्या होने वाला है वो हम थोड़ा सा आज देखते हैं, यूएस मार्केट किस तरीके से चलता है। उसके अलावा हम देखेंगे जीडीपी किस तरीके से आती है, और मुझे कुछ भी नया लगेगा तो मैं आपके साथ टेलीग्राम में या ट्विटर पे 1000% ऑलवेज शेयर करता हूं, जो आप सब जानते हैं। बट मेरी आदत ये नहीं कि मैं हमेशा कुछ दे दूं, मेरी आदत है कुछ अच्छा लगे, कन्विंसिंग लगे कि सच में आपको फायदा होने वाला है तो मैं सिर्फ वो देने की कोशिश करता हूं। तो मेरी तरफ से कोई पैनिक मत लीजिए, इधर उधर के किसी भी चीजों में जाके परेशान मत होइए, क्योंकि परेशानी में इंसान डर के मारे बहुत सारी पोजीशन काट देता है। जैसे अब एग्जांपल के लिए आप देखो, अगर जो मुझे फॉलो करते होंगे आज की गिरावट पे भी उनको डर नहीं लगा होगा, क्योंकि मैंने साफ आज सुबह की भी वीडियो में बताया था डरना बिल्कुल नहीं। ये सब एक प्रोसेस है, इवेंट है जो होता रहता है। इवेंट एक शॉर्ट टर्म इफेक्ट की तरह होता है, लॉन्ग टर्म इफेक्ट की तरह नहीं होता है। लेकिन अब बहुत सारे लोग जो बिना सोचे समझे पोजीशन को क्रिएट करते हैं, या एग्जांपल के लिए 5 दिन 7 दिन अच्छा पैसा कमाया तो सडनली कुछ ऐसी पोजीशन क्रिएट कर लेते हैं जो एक दिन में उनके सारे पैसे को धो के रख देता है। तो आज की गैप डाउन ओपनिंग में काफी लोगों को वैसा मेजर लॉस हुआ। हो सकता है आप में से भी कोई ऐसे हो जो इस तरह की पोजीशन में आज लॉस खाए हों। तो मैं इसीलिए हमेशा कहता हूं कि हमें एक बिजनेस की तरह एक सिनारियो को इक्वल बेस लेकर चलने की जरूरत है, जहां मीठा मीठा आ रहा है और नुकसान भी हो रहा है तो कभी तकलीफ नहीं, क्योंकि फाइनल बैलेंस शीट कभी भी प्रॉफिट की बनेगी। आप एग्री करते हैं मेरी बात से तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और जिन जिन लोगों को उटपटांग पोजीशन क्रिएट करने के कारण आज लॉस हुआ हो, मैं जरूर रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कमेंट में जरूर बताएं कि जी हाँ सर, उटपटांग पोजीशन के कारण मुझे लॉस हुआ है, जिससे जो हमारा परिवार जो देख रहा है सुन रहा है, मार्केट में नए लोग आ रहे हैं, कम से कम आपके एक्सपीरियंस से समझेंगे, वो ऐसा गलती नहीं करेंगे। और बहुत सारी दुआएं आपको भी लगेंगी कि नहीं भैया किसी के हेल्प से हम ऐसी गलती दोबारा नहीं की। तो आई होप निफ्टी बैंक निफ्टी को भी लेकर, मार्केट को लेकर मेरा नजरिया क्लियर आपको पता चल गया होगा। अगर उसके बाद भी आपको कोई डाउट लगता है आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, मैं कवर कर लूंगा, या कल सुबह की टेलीग्राम की वीडियो में आपके उस सवाल को जवाब के तौर पे दे दूंगा। तो बस पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए, जिससे हर घर बार पहुंचे और सबको फायदा हो। थैंक यू सो मच।